हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं, और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा, और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। देखिए बच्चे, आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 30 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किसी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आज सबसे पहले हमने देखे कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, घन के बारे में पढ़ना है। घन सब लोग जानते हैं ना, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है, और इसको पिछली कक्षा में सब लोग पढ़ भी चुके हैं। घनाभ, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, वो घन होती है, घनाभ होती है। तो घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इन सब के बारे में जो हमें अध्ययन करना है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उनके जो फार्मूले हैं उस पर एक बार सभी लोग जो नज़र दौड़ा लें, ध्यान दें पहले। अब जैसे इसमें देखें क्या है कि यह आकृति देखिए यहाँ दिया है, जो आकृति यहाँ बना रहे हैं यह आकृति हमारी घनाभ की है। यह घनाभ की आकृति है। ठीक है, जैसे दैनिक जीवन में आप ईंट सब लोग देखते हैं, है ना, या किसी चीज का जैसे कोई गत्ता हो, कोई डिब्बा हो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो, या कोई बॉक्स हो। ठीक, तो यह एक आकृति है, और इस आकृति को हम लोग कहते हैं घनाभ। ठीक है, घनाभ में देखिए ABCD और यह EFGH। ठीक है, ये नाम से दर्शाया गया है। अब देखिए घनाभ में क्या है, घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, और इसमें आवश्यक नहीं है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, एक समान हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, अर्थात घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक, अगर इस घनाभ की लंबाई L माने, जैसे मान लीजिए इसको लंबाई है AB है, इसको L मान लेते हैं, और इसकी चौड़ाई DA कहें, चाहे CB कहें, चाहे GF कहें, चाहे H कहें। इसकी चौड़ाई को यदि हम B से माने, चौड़ाई यदि B हो और ऊंचाई यदि H हो। ठीक है, लंबाई को हम माने हैं L से, चौड़ाई को माने हैं B से, और ऊंचाई को किससे माने हैं, H से। L माने होता है जैसे लेंथ मीन्स लंबाई, B माने होता है ब्रेथ माने चौड़ाई, और H पार होती है हाइट मीन्स ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए ये आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अगर भिन्न भिन्न हो तो क्या है, घनाभ है। अब घनाभ में तल की संख्या अगर पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं कि घनाभ में तल की संख्या कितनी होती है। तो तल क्या है, सतह, जैसे जो समतल सतह होता है उसी को क्या कहते हैं, तल कहते हैं। तो अगर पूछा जाए
कि किसी घनाभ में कितने तल होते हैं, तो हम इसका आंसर देंगे कि इसमें तल की संख्या 6 होती है। घनाभ में तल की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है। तल क्या है? जैसे कि किताब देखते हैं तो किताब भी एक घनाभ की आकृति की है। जैसे कि मान लें यह एक बुक है, ये भी घनाभ की आकृति की है। ठीक है, ये बुक जो है घनाभ की आकृति की है। एक तल इसका क्या है? ऊपर वाला है, एक तल नीचे वाला है, 2 तल हो गया। एक किनारे वाले दोनों साइड 4 हो गए, और यहाँ जो अगल बगल वाले हैं तो क्या हो गए? 6 तल हो गए। तो इस तरह से किसी भी घनाभ में तल की संख्या कितनी होती है? 6। आ गया समझ में? अब पूछा जाए कोर की संख्या। कोर की संख्या कितनी होगी? कोर क्या है? देखें, जहां पर 2 तल आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक तल जहां पर क्या करते हैं? मिलते हैं। जब 2 तल आपस में मिलते हैं तो वहां पर कोर बन जाती है। जैसे अब मान लें ये लंबाई वाला एक तल है, लंबाई ऊंचाई वाला एक तल है, ठीक, और यहाँ पर जो है लंबाई और चौड़ाई वाला एक तल है। जैसे यहाँ पर बी है तो ए भी बी होगा, ए भी बी होगा, ये भी बी होगा, और ये एच है तो ये भी एच होगा, ए भी एच होगा, और ये जो हमारा जीसी है ए भी एच होगा। ठीक है। यल अगर ए बी है तो यहाँ पर डीसी भी एल होगा, ई एफ भी एल होगा, और एच डी भी क्या होगा? एल होगा। आगे बात समझ में? तो इसमें कोर की संख्या बता रहे हैं। कोर हमने क्या बताया कि जब 2 तल जहां पर आपस में एक जगह मिलते हैं, जब 2 तल आपस में मिलते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोर का निर्माण होता है। अगर पूछा जाए घनाभ में कितनी कोरें होती हैं, तो घनाभ में कुल कोरों की संख्या 12 होती है। कितनी होगी? 12। कुल कोर की संख्या है 12। अब देखिए यहाँ 12 क्या क्या है। जितनी भुजाएं हैं सभी भुजाओं को माप ले, नाम बता दे, गिन ले, उसी वही जो है कोर की संख्या है। जैसे ए बी है ना, ए बी, ए डी, सी डी और बी सी, 4 कोर यहां पर हो गए। ऊपर वाला कोर ले लें तो एच ई एफ जी और एच जी, 4 कोर यहां पर हो गई। कितने हो गए? 8। अब यहां देखें एच डी और ई ए 2 यहां हो गए 10, और यहां पर जीसी और एफ बी, जीसी और एफ बी, ये हमारा एफ है, तो जीसी और एफ बी, ये कितने कोर हो गए? कुल 12। तो एक घनाभ में कुल कोरों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है। कोर की संख्या 12, तल की संख्या 6। आ गया समझ में? अब एक चीज और इसमें हमें पढ़ना है, शीर्ष की संख्या। शीर्ष कितने होते हैं? अगर पूछा जाए किसी घनाभ में शीर्ष की संख्या बताइए। शीर्ष क्या होता है? जहां पर 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कोरें आपस में मिलती हैं, 2 या 2 से अधिक कोर जहां पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? शीर्ष। जैसे देखें यहां पर ईएफ, एक ईएफ, ए बीएफ और ये जीएफ, तीनों बीएफ पर मिल रहे हैं, है ना। 3 कोरे ईएफ, बीएफ, जीएफ, तीनों कहाँ मिलते हैं? एफ बिंदु पर। तो एफ क्या है? एक शीर्ष है। एफ बिंदु क्या है? शीर्ष है। उसी तरह से जी पर देखें, एफ जी, ये हमारा एच जी और सी जी, तीनों जाके जी पर मिलते हैं। तो जी क्या है? शीर्ष है। यहाँ पर 3 कोरें आपस में क्या हो रही हैं? मिल रही है। ठीक है। कोर मतलब क्या? शीर्ष मतलब होता है जैसे नुकीला जो पार्ट होता है। जैसे मान लो ईंट देखते हैं तो ईंट में जैसे 8 शीर्ष होते हैं। किसी भी घनाभ में कितने शीर्ष होंगे? 8। कौन कौन? यहाँ देखिए बी, ए, डी, सी, 4 यहाँ हो गए, और ई, एफ, जी, एच, 4 यहाँ हो गए। कुल शीर्ष की संख्या कितनी हो गई? 12, सॉरी 8। तो हम क्या देखें यहाँ पर? घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। इसमें तल की संख्या होती है 6, कोर की संख्या होती है 12 और शीर्ष की संख्या होती है 8।
ये तो मालूम हो गया। अब यहां देखें इसका फार्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यही जो हम बताए तल की संख्या 6 है, तो तल को ही पृष्ठ कहा जाता है। तल को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं, या इसी को हम लोग सतह कहते हैं। तो तल का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे देखें इस अभ्यास में हमको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर पूछा जाए यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखें अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं। देखें यहां देखिए घनाभ का, जैसे मान लीजिए एक कमरा जो होता है, कोई कमरा, वो भी घनाभ के आकार का है। अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो भी क्या है, घनाभ के आकार का है। अब घनाभ में देखें एक AB लंबाई है और BC चौड़ाई है, फिर यहाँ CD लंबाई है और DA चौड़ाई है ना। तो नीचे वाला तल क्या है, आयताकार है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी इस तल का क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे वाला। जैसे कोई मकान है तो मकान के नीचले सतह का क्षेत्रफल, जो फर्श हम कहते हैं, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, किसी भी आयत का क्षेत्रफल। के नीचे वाले तल का क्षेत्रफल देखें L है, AB है, तो नीचे वाले तल का क्षेत्रफल क्या हो गया, LB हो गया ना। अब देखें यह किनारे वाला तल का क्षेत्रफल निकाल लें, साइड वाला जो BCDF है। इसमें BC क्या है, B है अर्थात चौड़ाई है, और BF क्या है, ऊंचाई है। ये ना BC इसमें चौड़ाई है, तो BC चौड़ाई है तो GF भी चौड़ाई होगी, और BF ऊंचाई है तो यहाँ पर CG भी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो इस तल का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार है, आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तल का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा BH, B गुणे H, क्योंकि B चौड़ाई है और H क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो देखें LB नीचे वाले का इस तल का क्षेत्रफल हुआ, और BH क्या हो गया, इस वाले तल का क्षेत्रफल हुआ। अब इस वाले तल का क्षेत्रफल निकालते हैं, ABFE, ABFE। देखिए नीचे वाला जो निकाले हैं LB, एक किसका था, ADCB का था, और यह जो BH निकाले हैं यह BCGF का था। और अब हम निकाल रहे हैं ABFE। ठीक है, तो ABF में देखिए ये क्या है, लंबाई है, और BF क्या है, ऊंचाई है ना। तो लंबाई गुणे ऊंचाई, चाहे ऊंचाई गुणे लंबाई, यहाँ पर क्या हो गया, ऊंचाई गुणे लंबाई। अब यह जो है अगर इसके 3 तल को जोड़ेंगे तो LB प्लस BH प्लस HL होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ देखें नीचे वाला जब ये जो तल है ABCD, इसी के बराबर होगा HEFD, ऊपर वाला तल। जैसे मान लीजिए मकान है तो जो नीचे का फर्श होगा उतना ही ऊपर का भी होगा, छत वाला भाग। ठीक है, तो देखिए ये 2 तल ऊपर और नीचे वाले क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, उसी तरह से BH है, चौड़ाई और ऊंचाई वाला। तो जैसे यहाँ पर BCGF है, वैसे इधर है ADHE। ठीक है, ये भी क्या है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई वाला पार्ट है। तो ये भी कितने तल हो गए, अगल बगल 2 तले भी हो गए आमने सामने, फर्श वाला और छत वाला 2 तल ये हो गया, अगल बगल इधर 2 तल हो गए। और यहाँ जो दिख रहा है ABFE, जिसको हम निकाले हैं HL, उसी तरह से पीछे इसके है BCGH, यहाँ भी देखिए L है और ये वाला क्या है, H है ना। तो ये भी 2 तल हो गया। अर्थात यहाँ क्या देख रहे हैं कि LB भी 2 तल है, BH वाला भी 2 तल है, और HL वाला भी 2 तल है। अर्थात इन तीनों के साथ हम 2 का अगर गुणा कर दें तो यही इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग, वर्ग इकाई। मीटर होगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, डेसीमीटर होगा तो वर्ग डेसीमीटर। जिसमें लंबाई दिया होगा उसका वर्ग कर देंगे।
ठीक है, बस यही काम करना है। ये समझ में आया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + VH + HL। एक घनाभ का क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कितने पृष्ठ का क्षेत्रफल है? 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहाँ देखिए 2 LB वाला है, 2 BH वाला है, 2 HL वाला है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कमरा है तो कमरा के ऊपर नीचे अगल बगल आमने सामने जो भी दिखाई देता है, एक कुल 6 तल है, तो 2 बार 2 2 4 2 6, 2 2 सब में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है। ये तो घनाभ का आयतन, इसको B से व्यक्त करते हैं। घनाभ का आयतन होता है LBH। ये होता है घन इकाई। घनाभ का आयतन होगा LBH। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से गुणा कर दे क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई हो और पूछा जाए कमरे में कुल कितनी हवा जो है विद्यमान हो सकती है, या कमरे में उपस्थित कुल हवा का आयतन बताइए, या उस कमरे का पूरा आयतन बताइए। ठीक है, तो क्या होगा? LBH। ठीक है, जितना उसका कुल स्थान जितना घेरता है उसी को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो घनाभ का आयतन हो गया LBH। मालूम हो गया। तो ये तो हम लोग घनाभ के बारे में पढ़े हैं। इसी तरह से सेम जो है घन भी होता है। घन क्या है? अब घन देखिए हम बता रहे हैं। अब घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? तीनों बराबर। जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई और उतनी ही ऊंचाई। ये आकृति जैसे हम बना रहे हैं। ठीक है। ये मान लिया अगर घन है तो इसकी लंबाई ये जितना L होगा उतना ये B भी होगा, उतना ही क्या होगा? H होगा। इसीलिए हम घनाभ में किसी भुजा को मानने के लिए केवल मान लेते हैं कि माना भुजा क्या है? A है। तो लंबाई भी ये होगा, चौड़ाई भी ये होगा और ऊंचाई भी ये होगा। आगे सुन में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें तीनों क्या होती है? समान होती है घनाभ में। घनाभ में लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों समान है। जैसे सब लोग डाइस देखे हैं, जैसे लूडो तो सब लोग खेलते हैं ना, डाइस देखते हैं। डाइस में भी क्या होता है? 6 तल होते हैं और सभी तल आपस में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ऐसे देखेंगे कोई अगर छोटा बॉक्स हो, जैसे कि मान लीजिए चौक का ही बॉक्स हो, चौक जिसमें रखा जाता है, अगर उसकी लंबाई माने ऊपर नीचे यानी उसकी अगर सभी तल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर बराबर हो तो हम कहेंगे कि क्या है? वो घन है। ठीक है। तो ऐसी आकृति घनाभ में क्या है कि वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग, उसको घनाभ कहते हैं। और यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो तो उसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अगर घन के बारे में भी अगर कोई पूछे कि घन में तल की संख्या कितनी होती है, तो सेम वही बताएंगे जितने तल की संख्या घनाभ में होती है। ठीक है। घन में भी तल की संख्या कितनी होगी? 6। घन में अगर पूछा जाए कोर की संख्या कितनी होती है, तो घन में कोर की संख्या 12 होगी। और घन में पूछा जाए शीर्ष की संख्या कितनी होती है, तो शीर्ष की संख्या कितनी होती है? 8। सेम वही जो घनाभ का है वही घन का भी है, कोई अंतर नहीं है दोनों। आगे बात समझिए। अब हम लोग क्या करते हैं? घन के बारे में देखें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो घन का पृष्ठीय क्षेत्र देखें यहाँ पर तो क्या देखें कि घनाभ का हुआ 2 × LB + BH + HL। यहाँ हम क्या बताएं? अभी हम बताए हैं, देखिए पीछे। तो घन में क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो चूंकि इसका L, B और H तीनों एक समान होता है। हम यहाँ भी क्या बताए हैं? यहाँ बताया कि L बराबर B, B बराबर H और सबको क्या मानेंगे? A। ठीक है। तो क्या हुआ? यहाँ भी A मानेंगे, यहाँ भी A मानेंगे, तो A में A का गुणा करेंगे तो A²। यहाँ भी B भी H A है, H भी A है, A में A का गुणा करेंगे तो A²। H भी A है, L भी A है, A में A का गुणा करेंगे तो A²। तो A² कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6।
अब ऐसे भी मान लें ये जो घन बना है, घन का हमने बताया कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो हम जानते हैं वर्ग है, वर्गाकार आकृति है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर। और कितने तल है इसमें, 6। ए स्क्वायर तो एक तल का क्षेत्रफल है, ऐसे ही कितने तल होंगे, 6 तल होंगे। तो 6 तलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठ या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। अब घन का आयतन देखिए, घन का आयतन, अगर घन का आयतन निकालेंगे तो जैसे एल बी एस तीनों बराबर है, ए गुड़े ए 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब घन इकाई। तो घन और घनाभ के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आई बात समझ में कि घन क्या है, घनाभ क्या है। अब आगे देखें बेलन के बारे में। ये तो घन घनाभ के बारे में था। अब देखें बेलन, या इसी को लंब वृत्तीय बेलन भी कहा जाता है। ये है बेलन, इसको बेलन भी कहा जाता है या इसको लंब वृत्तीय बेलन कहा जाता है। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे, किताब में दिया होगा या तो लिखा होगा लंब वृत्तीय बेलन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केवल बेलन कहते हैं। ठीक है, बेलन क्या है देखिए, बेलन एक ऐसी आकृति होती है जिसके ऊपर और नीचे वाले दोनों सतह वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, बेलन एक ऐसी आकृति है जिसका ऊपरी और निचली सतह दोनों क्या होते हैं, 2 सतहें इसकी वृत्ताकार होती है, यानी गोलाकार होंगी। और एक किनारे वाला जो भाग है ये वक्राकार होता है। वक्राकार माने मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, वक्र माने होता है जैसे मुड़ा हुआ। तो ऊपर वाला नीचे वाला ये वृत्ताकार तो होता है लेकिन समतल होता है। समतल माने बराबर होता है, लेकिन ये जो किनारे वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, वक्राकार। यानी इसकी आकृति जो वक्राकार होती है, किनारे का वक्र। जैसे घर में बेलन, वैसे ही सब लोग देखे होंगे ना, बेलन किनारे वाला कैसा रहता है, बीच में उसी तरह से रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। कहीं भी अगर रखेंगे तो जो है लुढ़कना शुरू कर देता है। ठीक है, उसी को बेलना कहते हैं। सिलेंडर गैस जैसे सब लोग देखते हैं वो भी बेलनाकार होता है। ड्रम घर में देखते हैं वो भी क्या होता है, बेलनाकार होता है। तो बेलन के बारे में सब लोग देख लिए। बेलन में क्या है, हम जानते हैं कि नीचे वाला तल चूंकि वृत्ताकार होता है, तो बेलन की अगर त्रिज्या r हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो दोनों बराबर होते हैं। बेलन की त्रिज्या यदि r हो और इसकी ऊंचाई यदि h हो, ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या है, r, और ऊंचाई इसकी क्या हो, h हो, तो बेलन का वक्र पृष्ठ देखें, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH, ये भी होता है वर्ग इकाई। ये वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहने का मतलब क्या है, केवल किनारे वाले भाग का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ माने केवल मुड़े हुए भाग का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ, वक्र माने मुड़ा हुआ जो पृष्ठ है, पृष्ठ माने जो तल है, जो सतह है, केवल मुड़े हुए सतह का क्षेत्रफल है। ठीक है, और यही अगर दिया जाए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में देखिए क्या होगा, वक्र पृष्ठ भी होगा और ऊपर नीचे वाले दोनों तल यानी दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यह फार्मूला हो जाएगा 2 पाई r इंटू r प्लस h। ये क्या होगा, वर्ग इकाई। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, ध्यान दें, संपूर्ण पृष्ठ मतलब होता है कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ और प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल।
दोनों सिरों का क्षेत्रफल, इसी को कहते हैं समकोण। ठीक है। अब वक्र पृष्ठ का जैसे हमने अभी बताया कि 2 पाई आर एच और दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में यदि हमें 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें एच बचेगा और इसमें आर बचेगा, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, कोई भी ले सकते हैं। आर चाहे इधर लिखें चाहे उधर लिखें, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो ये बेलन का क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन देखिए, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, घन इकाई। आयतन हमेशा घन में होता है। देखिए जहां जहां आयतन होगा वो घन में, और जहां जहां ये पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल होगा वो क्या होगा, वर्ग में होगा। आगे गया समझ में। ये तो घनाभ, घन और बेलन के बारे में बताया गया। अब देखिए शंकु के बारे में। घन हो गया, शंकु देखिए क्या है, यह मान ले समकोण त्रिभुज है जिसका ए बी सी हम नाम लिख देते हैं। ए बी सी क्या है, समकोण है। ठीक है। इसमें ए बी भुजा को स्थिर मान लिया जाए। ए बी सी एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें हम बी बिंदु को स्थिर मान लें, यानी बी को इधर हिलना नहीं है, ए बी स्थिर रहेगा। और सी बिंदु को पकड़ करके जैसे कोई ऐसे त्रिभुजाकार आकृति बना लें, ए बी को स्थिर मान के सी बिंदु जो ई वाला भाग है नुकीला, इसको पकड़ के अगर चारों तरफ घुमा दिया जाए तो जो आकृति बनती है वो क्या होगी, शंकु होगी। उसी आकृति को क्या कहते हैं, शंकु। तब वो इस तरह से निर्मित हो जाएगा। ये आकृति ऐसे बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाला सतह वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है। और ऊपर का सतह ऐसे बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को कोन कहा जाता है। ठीक है। ये शंकु है। शंकु में देखें इसकी आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि नीचे वाला वृत्त है, तो वृत्त यहाँ पर बीसी क्या है, त्रिज्या है। और ये जो सीए दूरी है इसको हम यल से कहते हैं। यल माने होता है लैटेंट हाइट, यानी तिरछी ऊंचाई। लैटेंट हाइट माने क्या होता है, तिरछी ऊंचाई, यल फॉर। और बीए को हम यच मानते हैं। यच माने क्या है, ऊंचाई। ये शंकु की ऊंचाई है। ठीक है। अगर देखें हमको आर और यच मालूम हो, जैसे मान लो किसी भी समकोण त्रिभुज में, अभी हम बताएं कि ये समकोण त्रिभुज को मान करके हम लोग घुमाए थे। अर्थात क्या है, यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर समकोण है ना। तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ऊंचाई का वर्ग धन त्रिज्या का वर्ग। अगर हमको एच और आर मालूम हो तो हम लोग यल निकाल सकते हैं। यल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय है। ठीक है। ये हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, यल है। यहाँ पर यल स्क्वायर बराबर लंब, लंब देखिए ये वाला ए बी है, इसको एच का स्क्वायर। आधार क्या है यहाँ पर, बी सी है, यानी आर का स्क्वायर। तो यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। और यदि यल बराबर यहाँ निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर ही हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हम यल का मान निकाल सकते हैं। समझ में आ गया।
तो शंकु की, अब शंकु का तो देख लिए, आर क्या है, एच क्या ऊंचाई है, आर इसकी क्या आधार की त्रिज्या है, और यल क्या इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो यहां पर देखें, अब शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ माने केवल मुड़े हुए भाग का, ऊपर का जो मुड़ा हुआ भाग है केवल उसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। क्या होगा? पाई आर यल। ध्यान देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये शंकु का केवल वक्र पृष्ठ है। आ गया समझ में? अब शंकु का यदि संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या है? संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब है कि वक्र पृष्ठ और नीचे वाला जो आधार है दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो आधार हम लोग देखें, वक्र पृष्ठ का भी हम बताए हैं पाई आर यल, और आधार क्या है? वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, इसमें पाई आर हमको कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचेगा यल प्लस आर। तो पाई आर इंटू आर प्लस यल कहें या यल प्लस आर कह सकते हैं। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर इंटू आर प्लस यल या यल प्लस आर। ये हो गया वर्ग इकाई। ये तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब आगे देखें, शंकु के आयतन के बारे में देखते हैं। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर क्या है? आधार की त्रिज्या है, और एच क्या है? शंकु की ऊंचाई है। वैसे भी याद रखेंगे, अगर शंकु का हमको बेलन का अगर आयतन याद है, देखिए यहाँ पर बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का 1/3 भाग शंकु का आयतन होता है। ठीक है, बेलन के आयतन का कितना भाग? 1/3 भाग शंकु का आयतन होता है। बस ये हमको याद रखना है। तो जितना बेलन का आयतन होगा उसका 1/3 भाग कर देंगे तो शंकु का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक, वृत्त के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये आयतन यहाँ पर घन इकाई का होगा, और यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग इकाई होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को यही इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? घन के बारे में हम लोग पढ़े, घनाभ के बारे में पढ़े, और बेलन के बारे में पढ़े, शंकु के बारे में पढ़े, वृत्त के बारे में पढ़े। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़े हैं, तो सबसे पहले तो इनका फार्मूला सबको लर्न कर लेना है। ठीक है, जब ये फार्मूला लर्न होगा तभी हम इससे संबंधित जो चैप्टर आगे दिए गए हैं 13.1 में 13.1 में इसके आगे जो चैप्टर है इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। तो इसको सभी लोग अच्छी तरह से पहले लर्न कर लेंगे। अब आगे हम चैप्टर पे चलते हैं।